कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम, तो कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या है सर, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बात करता है। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है सर, एग्जैक्टली कॉम्पोजिशन स्कीम में बेसिकली रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। लेकिन ये जो लिमिट है ये 75 लाख हो जाता है ये सारे स्टेट्स के लिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। लेकिन हज 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 मतलब हिमाचल, असम एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनके लिए लिमिट 1.5 करोड़ ही, ऑल्दो दे आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आ सकते हैं, बट अब आपको पता है ये असम एंड हिमाचल एंड जेएनके का लिमिट क्या हो जाएगा, 1.5 करोड़, बाकी सबके लिए क्या हो जाएगा, 75 लाख। सो इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड दिस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, you can definitely opt for composition scheme। composition scheme में आने के बाद सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि एग्रीगेट टर्नओवर निकालना कैसे है। ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने ऑलरेडी सीख के रखे। composition scheme में जब आप निकालते हो कि पिछले साल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या आएगा, ये आपको सीखना जरूरी है। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट्स, ये सारे के सारे आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएंगे। जो इवन डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में सप्लाई होता है विद इन द सेम पैन ऑन ऑल इंडिया बेसिस, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। लेकिन जो जीएसटी चार्ज होता है टर्नओवर पे, जो सप्लाई पे जीएसटी चार्ज होता है, वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, ये एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। यहां तक कि लास्ट टर्म का अमेंडमेंट है कि इंटरेस्ट इनकम, जो सर्विस अपने देते हैं एडवांसेस एंड लोन्स का, उसके बदले में जो अपने को इंटरेस्ट इनकम आता है वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूटेशन के लिए इंटरेस्ट इनकम जो है, जो एग्जेम्प्ट होता है इंटरेस्ट इनकम, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कॉम्पोजिशन स्कीम में आप रजिस्टर्ड, कॉम्पोजिशन स्कीम में आप एलिजिबल हो कि नहीं है, उसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है जानना कि प्रीवियस ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या था। तो ये सबसे पहला सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 यही बात करता है सर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। रेट्स ऑफ टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, व्हाट आर द रेट्स ऑफ टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम? तीन तरह में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आता है मैन्युफैक्चरर्स, इनके लिए 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। ये किस पे लगाना पड़ता है? टर्नओवर इन स्टेट पे। सर हर पर्सन को जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेता है, तो हर स्टेट का अपना अपना टर्नओवर होता है। उस टर्नओवर इन स्टेट पे जो भी उसका आएगा उसको 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी देना पड़ता है। लेकिन जो टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कॉम्पोजिशन स्कीम नसीब नहीं है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में जा नहीं सकते, अपने आगे सेक्शन 10(2) में पढ़ेंगे। जो सप्लायर्स रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं या केटरिंग सर्विस देते हैं, यानी सप्लाई करते हैं पैरा 6B ऑफ शेड्यूल 2, पैरा 6B ऑफ शेड्यूल 2 मतलब शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है कि अगर फूड के साथ साथ आप और कोई अदर सर्विस दे रहे हो तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, रेस्टोरेंट सर्विस माना जाएगा, और इसको यहां पे 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी लगेगा टर्नओवर इन स्टेट पे। लेकिन जो अदर सप्लायर्स है अदर देन मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विसेज, इनको 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी देना पड़ता है टैक्सेबल टर्नओवर पे। यानी सर टर्नओवर इन स्टेट पे तो एग्जेम्प्ट टर्नओवर भी आ जाता है, टैक्सेबल टर्नओवर भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं अदर सप्लायर्स के लिए तो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी खाली और खाली टैक्सेबल सप्लाई पे आता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना सर। क्या कंपोजिशन स्कीम वाले जो टैक्स पेमेंट करते हैं अदर देन अदर सप्लायर्स, मतलब मैन्युफैक्चरर्स हो गए या रेस्टोरेंट सर्विस हो गए, क्या वो लोग अपने टर्नओवर पे जो टैक्स देते हैं क्या उसमें एग्जाम टर्नओवर भी ऐड होता है? यस, एग्जाम टर्नओवर भी ऐड होता है। लेकिन जो अदर सप्लायर्स होते हैं उनके लिए एग्जाम टर्नओवर ऐड नहीं होता, उनके लिए खाली टैक्सेबल सप्लाईज ऐड होता है, ठीक है। Who is not eligible for composition scheme section 10 subsection 2? सर composition scheme के लिए कौन एलिजिबल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। composition scheme कौन एलिजिबल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम टाइप रैपिड रिवीजन चल रहा है तो आई एम टचिंग अपॉन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इसको देखने के बाद कोई भी ये नहीं बोल सकता कि सर मुझे समझ में नहीं आया चैप्टर। रिवाइज करोगे एज मच एज पॉसिबल। इसके लिए मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपके लिए ईजी हो सर। composition scheme के लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं है सर? जो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज मतलब जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं बोला, इनवर्ड अलाउड है, आउटवर्ड अलाउड नहीं है। आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऐड हो गया था फाइनेंस एक्ट 2020 से, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी 21 से। जो सर्विस दे रहे हैं अदर देन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, अदर देन द लिमिट स्पेसिफाइड इन 10(1). सर वो लिमिट क्या आपको पढ़ाया जाएगा, बट अभी इतना समझो कि सर्विसेज आप नहीं दे सकते अदर देन रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट सर्विसेज, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज आप नहीं दे सकते। अगर आप कोई भी सप्लाई कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का जो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, तो हम ई कॉम के लिए, ई कॉम के थ्रू अगर गुड्स या सर्विसेज ऐड हुआ था, ये वर्ड फाइनेंस एक्ट 2020 से एप्लीकेबल हुआ था, इफेक्टिव हुआ था 1 जनवरी 21 से। अगर हम गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं जहां पर कोई टैक्सेबल ही नहीं है, लेविएबल टू टैक्स ही नहीं है, अगेन यहां पे अगर लेविएबल टू टैक्स नहीं है, नॉन टैक्सेबल है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम नसीब नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर के मैन्युफैक्चरर्स को अलाउड नहीं है, अदर सप्लायर्स को अलाउड है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये लोग भी कॉम्पोजिशन स्कीम में अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। सर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या इंटरस्टेट इनवर्ट सप्लाई का? इनवर्ट सप्लाई का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई का रेस्ट्रिक्शन है। क्या कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर रिवर्स चार्ज प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? यस सर, 10(1) स्टार्ट होता है सब्जेक्ट टू 9(3) एंड 9(4) नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब सेक्शन 10(1) स्टार्ट ही होता है ओवरराइडिंग अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इन ल्यू ऑफ रेट, इन ल्यू ऑफ टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 9(1) यू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10(1), ठीक है ना। तो आपको 9(1) एप्लीकेबल नहीं होता, आपके ऊपर 10(1) एप्लीकेबल होता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है 9(3), 9(4) लग जाएगा, 9(3), 9(4) लग जाएगा, 9(3), 9(4) रिवर्स चार्ज लगेगा। रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसीव कर रहा है उसको, अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो भी उसको कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स, रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आता हूं कि सर क्या अलाउड है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस? क्या मैं और कोई सर्विस दे सकता हूं? क्या कॉम्पोजिशन स्कीम को अलाउड है कि वो और कोई सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस दे सकता है? थैंकफुली यस। सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 10(1) इस बात का गवाही है और बोलता है कि इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, यू मे सप्लाई any service other than restaurant services up to a specified limit. That limit is previous year का state turnover का 10% और 5 lakh whichever is higher. प्रीवियस ईयर का स्टेट टर्नओवर का 10% और 5 लाख whichever is higher, ठीक है ना। तो ये लिमिट तक आप अदर सर्विस दे सकते हैं। इसमें स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक बार मैं फिर समझा देता हूं। सर ये बोला गया कि इफ आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम एज 10 इन अंडर 10(1) A, B and C। ये 10(1) A, B, C क्या है सर? ए में मैन्युफैक्चरर्स है, बी में रेस्टोरेंट सर्विसेज और सी में अदर सप्लाईज है। मैं ऑलरेडी अगर कोई ना कोई डीलिंग कर रहा हूं, या तो रेस्टोरेंट सर्विस में हूं, या तो गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, या तो कुछ ऐसा गुड्स मैन्युफैक्चर करो जो मैं अलाउड है, उसके साथ साथ अगर मेरे को अदर सर्विस भी देना है अदर देन रेस्टोरेंट के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो पूरा 1.5 करोड़ का आपको लिमिट दिया और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख। लेकिन आप अदर देन अगर रेस्टोरेंट सर्विस देना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, आप साथ साथ अदर सर्विस भी दीजिए अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं खाली और खाली मान लीजिए ऑडिट सर्विसेज दे रहा हूं, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहा हूं, तो आई एम नॉट अलाउड टू ऑप्ट अंडर 10(1). इसके लिए आएगा आगे हमारा सेक्शन 10(2)A, इसके लिए आएगा आगे वाला सेक्शन 10(2)A। मैं साथ साथ नॉर्मल सप्लाई करते हुए मैं अदर सर्विसेज भी दे सकता हूं अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। खाली अदर सर्विस नहीं दे सकता 10(1) में, 10(2)A में जाना पड़ेगा, वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सर इन दिस केस अगर आपका प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ है, आप ऑलरेडी कॉम्पोजिशन स्कीम में या तो 10(1) A, B या C कहीं ना कहीं आप गिर रहे हो, अलॉन्ग विद दैट यू कैन गिव अदर सर्विसेज ऑल्सो अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। अगर उस लिमिट के ऊपर चले गए, पिछले साल का टर्नओवर इन स्टेट का 10% और 5 लाख whichever is higher, यानी मिनिमम 5 लाख का सर्विस आप अदर सर्विस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। ओके अब इसमें और एक चीज समझिएगा, जो टर्नओवर इन स्टेट का डेफिनेशन है ना, जो टर्नओवर इन स्टेट का डेफिनेशन है, इसमें मैंने आपको पहले बताया एग्रीगेट टर्नओवर से भी इंटरेस्ट इनकम को बाहर कर दिया। आप पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करेंगे, इसमें आपका जो भी इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, जो एक्सटेंड कर रहे हैं लोन्स एंड एडवांसेस जिसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, प्रीवियस ईयर का जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो आपको उस एग्रीगेट टर्न में उस इंटरेस्ट इनकम को यू डोंट हैव टू इंक्लूड, एंड इवन इन टर्नओवर इन स्टेट ऑल्सो यू डोंट हैव टू इंक्लूड। मतलब जो इंटरेस्ट इनकम है ना, प्योरली जो इंटरेस्ट इनकम जो एग्जेम्प्ट होता है एज सप्लाई ऑफ सर्विस, जो आपको एग्जेम्पशन में भी पढ़ाया गया था सर, ये चीज आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से क्या होगा, ये चीज आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जो टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे इंटरेस्ट इनकम को बाहर कर देंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट इनकम। नेक्स्ट 10(2)A न्यू कॉम्पोजिशन स्कीम आया था फॉर मिक्स सप्लायर और सप्लायर ऑफ सर्विसेज जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 50 लाख है। सर 10(2)A बोलता है कि पिछले साल अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 50 लाख है, नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, तो आई कैन ऑप्ट फॉर अ न्यू कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2). एंड यहाँ पे सबसे बेस्ट है, आप एक्सक्लूसिवली भी सर्विस दे सकते हो, आप गुड्स के साथ साथ भी सर्विस दे सकते हो, आप एक्सक्लूसिवली भी सर्विस दे सकते हो, लेकिन ओनली योर लिमिट शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। पिछले साल में आपका लिमिट 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और करंट ईयर में भी आपका टर्नओवर जब तक 50 लाख रहेगा आप 6% के लिए ऑप्ट कर सकते हो, 3% CGST, 3% SGST। बाद बाकी जो रेस्ट्रिक्शन 10(2) में था कि आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते, कैन नॉट सप्लाई दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज नॉट लिवेबल टू टैक्स, राइट, कैजुअल टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मैन्युफैक्चरर्स
मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर, ये लोग नहीं रह सकते 10(2) में, तो ये लोग 10(2)A भी ऑप्ट नहीं कर सकते। कोई रेस्ट्रिक्शन जो दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आपका पिछले साल में एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 लाख, तो करंट ईयर में आप 6% ऑप्ट कर सकते हो ऑन योर एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में आपको 6% टैक्स देना पड़ेगा। सर कॉम्पोजिशन स्कीम का आपको जनरल रूल पता है, यू कैन नॉट चार्ज टैक्सेस, यू कैन नॉट ऑल्सो क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप टैक्सेस भी चार्ज नहीं कर सकते, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ठीक है सर। तो बेसिकली कॉम्पोजिशन स्कीम स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये 6% ऑप्शन देता है। जो एग्रीगेट टर्न जिनका अप टू 50 लाख रुपीज है, वो डेफिनेटली कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हैं 10(2)A में। जो लोग एक्सक्लूसिवली सर्विस देना चाहते हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, या जो लोग मिक्स सप्लाईज मतलब गुड्स भी दे रहे हैं सप्लाई और सर्विसेज भी दे रहे हैं, लेकिन 10(1), 10(2) में क्यों नहीं आ पाए सर? 10(1), 10(2) में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वहां पर उन लोग जो लिमिट दे रहे हैं अदर सर्विसेज का 10% ऑफ टर्नओवर इंस्टेड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, इससे ज्यादा अदर सर्विस दे रहे हैं, तो इन दैट केस दे विल डेफिनेटली गो फॉर 10(2)A। सर इंपॉर्टेंट सबसे बात ये याद रखिएगा, 10(2)A का सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 10(2)A कब ऑप्ट कर सकते हो? इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर 10(1). अगर आप 10(1) के लिए एलिजिबल है तो आप 10(2)A ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आप 10(1) के लिए एलिजिबल है तो आप 10(2) ऑप्ट कर सकते हो। ओनली व्हेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 10(1) यू कैन ऑप्ट फॉर 10(2)A। तो सबसे पहले आपको 10(1) देखना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा पा रहे हो तो आप 10(2)A में जाओ। सर कब कोई नॉर्मल कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा पाएगा और 10(2)A में आ पाएगा? अगर मैं एक्सक्लूसिवली सर्विस दे रहा हूं तो मेरे लिए 10(1), 10(2) है ही नहीं अदर देन रेस्टोरेंट, मेरे लिए 10(2)A है। और मेरा प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर अगर मान लो ऐसा है, टर्नओवर इन स्टेट ऐसा है कि मेरा करंट ईयर में अदर सर्विस का वैल्यू बढ़ जा रहा है, क्योंकि मैं अदर सर्विस अगर दे रहा हूं तो 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख से ज्यादा दे रहा हूं, तो मैं जाऊंगा 10(2)A में ओनली इफ माई एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी जो कंडीशन है सबके लिए बिल्कुल सेम है, खाली एग्रीगेट टर्नओवर चेंज है। और कॉम्पोजिशन स्कीम में आप 10(1) में ऑप्ट नहीं कर सकते, तभी आप 10(2)A में आ सकते हैं। बाद बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाद बाकी एवरीथिंग इज सेम जो रेस्ट्रिक्शन 10(2) में था सर, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके सर, क्या कॉम्पोजिशन स्कीम वाला टैक्स इनवॉइस इशू करता है? नहीं, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, बिकॉज दे कैन नॉट चार्ज टैक्सेस, दे पे टैक्स ऑन देयर ओन, दे पे टैक्स ऑन देयर टर्नओवर व्हिच दे डू, या टैक्सेबल सप्लाईज डिपेंडिंग ऑन द नेचर। आप मैन्युफैक्चरर्स हो या रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो या अदर सप्लाईज हो, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है और गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। कॉम्पोजिशन स्कीम वाला रिटर्न कैसे फाइल करता है? कॉम्पोजिशन स्कीम वाला साल में एक बार रिटर्न फाइल करता है GSTR4, जिसका ड्यू डेट है साल एंड होने के बाद 30 अप्रैल, और उन्हें जो टैक्स देना पड़ता है वो क्वार्टरली देना पड़ता है CMP8 के साथ। CMP8 एक स्टेटमेंट है जो क्वार्टरली उन्हें फाइल करना पड़ता है। अगर वो फाइल नहीं करते तो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ई वे बिल भी वो इशू नहीं कर सकते, उनका बहुत सारा लेट फीस पेनल्टी है। इनफैक्ट बस इतना याद रखिए, CMP8 जाता है क्वार्टरली 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, वहां पे CMP8 के साथ आपको क्वार्टरली टैक्स देना पड़ता है कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को। बट रिटर्न जो होता है वो एनुअली भरते हैं GSTR4 बाय द एंड ऑफ द ईयर फॉलोइंग 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। जब अपने प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर चेक करते हैं तो हमें बताइए कि प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर जब हम चेक करते हैं तो मान लीजिए प्रीवियस ईयर में ही हमने रजिस्ट्रेशन लिया, तो हम क्या 1 अप्रैल से अपना सारा टर्नओवर को इंक्लूड करेंगे अपने एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में, कि हमें जिस दिन से हम लायबल है टू पे टैक्स, मतलब जिस दिन आपका 20 लाख का थ्रेशोल्ड एक्सीड हुआ फॉर रजिस्ट्रेशन, या 40 लाख या जो भी आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है एक्सीड किया, तो गवर्नमेंट बोलता है देखो 1 अप्रैल आपका 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द 1 अप्रैल से आपका एग्रीगेट टर्नओवर में जो भी टर्नओवर आ रहा है वो इंक्लूड हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर आपको पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना पड़ता है, और पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर पूरा 1 अप्रैल से, मतलब इवन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट व्हेन यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब वो कुछ पीरियड तक जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं थे उस पीरियड का भी टर्नओवर, अगर आप उसमें जीएसटी भी नहीं चार्ज किए हो, वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट बोलता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट इनकम आएगा वो डेफिनेटली आपका साल एग्रीगेट टर्न में इंक्लूड नहीं होगा। मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट इनकम को पूरे कॉम्पोजिशन स्कीम के एम्बिट से बाहर कर दिया गया है। अगर वो पिछले साल इंटरेस्ट इनकम कमाए हैं तो पिछले साल का इंटरेस्ट इनकम उनके एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में नहीं जाएगा। तो सिमिलरली जब अपने टैक्स पे करते हैं तो टैक्स पेमेंट के लिए आप एग्रीगेट टर्नओवर चेक नहीं करते, आप टर्नओवर इन स्टेट चेक करते हो। हर स्टेट का अलग अलग टर्नओवर, हर स्टेट का अलग अलग टैक्स। तो टर्नओवर इन स्टेट के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि देखो जब से तुम लायबल थे रजिस्ट्रेशन के, सपोज करंट ईयर मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है तो मैं लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए मान लीजिए 1 जुलाई, तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई का जो भी टर्नओवर है उस पर मुझे टैक्स देना नहीं है बिकॉज मैं लायबल ही नहीं था। तो यही गवर्नमेंट बोलना चाह रहा है कि देखिए आपका जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा वो जिस दिन से आप लायबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस दिन से आप लायबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए उसी डेट से आपका जो टर्नओवर है उसी पे आपको टैक्स देना। मतलब जो 1 अप्रैल से 1
30 जून तक, क्योंकि 1 जुलाई से अगर मैं लायबल था तो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में जो भी मेरी टर्नओवर थी मेरे को उस पर 6% टैक्स नहीं देना है। 1 जुलाई से जो मेरा टर्नओवर है, जिस दिन से मैं लायबल हूं उसी के बाद से जो टर्नओवर है उसी पे मेरे को 6% टैक्स देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है वो फर्स्ट 50 लाख देखी जाएगी, फर्स्ट 50 लाख देखी जाएगी, मतलब फर्स्ट 50 लाख तक आप 6% के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आपको स्विच आउट करना पड़ेगा कॉम्पोजिशन स्कीम से और हम नॉर्मल स्कीम में चले जाते हो। स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आता है सर अगर मैं करंट ईयर में मेरी वैलिडिटी क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम में, आपको आगे पढ़ाया जाएगा 1.5 करोड़ तक, जब तक आप 1.5 करोड़ टच नहीं कर जाते आपको कॉम्पोजिशन स्कीम वैलिड है। 1.5 करोड़ के बाद आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं रह सकते। सिमिलरली 50 लाख 10 टू ए, जब तक आपका 50 लाख का टर्नओवर चल रहा है तब तक आप 10 टू ए में वैलिड है। उसके बाद आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर होना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिवली, पुराने डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होना पड़ेगा। अगेन इंटरेस्ट इनकम टर्नओवर इन स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट इनकम को ना आपको टर्नओवर इन स्टेट में जोड़ना है ना तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ना है, ठीक है सर। ओके अब आते हैं कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स में। 3 तरह का प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है इसमें कि हाउ डू यू इंटीमेट टू द गवर्नमेंट व्हेन यू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो एक होता है CMP 1 फॉर माइग्रेटेड टैक्स पेयर्स। अगर आप पुराने लॉ में रजिस्टर्ड थे, पुराने लॉ में लायबल टू बी रजिस्टर्ड थे, आप ऑलरेडी माइग्रेटेड हो GST लॉ में, तो आपको CMP 1 फाइल करना पड़ेगा इंटीमेटिंग टू द गवर्नमेंट दैट यू वांट टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ जैसे आपको बताया गया था, आपको आगे भी पढ़ाया जाएगा रेस्ट्रिक्शंस ऑन कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक में अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स खरीदा हुआ है, वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक इंक्लूडेड था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में, आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में अंडर सेक्शन 94, और तभी आप उसको कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट यहां से आपसे मांगती है CMP 3, आपको CMP 3 फाइल करना पड़ता है, एक क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल्स जहां इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन का पूरा डिटेल्स है विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट जिस दिन आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया। तो पहला ये है, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम आप इस वे में ऑप्ट कर रहे हो तो आपका इफेक्टिव होगा कॉम्पोजिशन स्कीम फ्रॉम द डे ऑफ अपॉइंटेड डे। माइग्रेटेड टैक्स पेयर्स की अपॉइंटेड डे मतलब 1 जुलाई 2017 से जब से GST एप्लीकेबल होगा तब से आप कॉम्पोजिशन स्कीम में इफेक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको कोई अलग से इंटीमेट नहीं करना पड़ता, बिकॉज रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो अपने पार्ट बी ऑफ REG1 फाइल करते हैं वहां पे एक टिक आता है, बॉक्स आता है, आर यू ऑप्टिंग टू पे अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, बस उसमें टिक लगा दो, आपका इंटीमेशन डीम्ड मान लिया जाएगा, आपको अलग से इंटीमेट नहीं करना। यू जस्ट फाइल अ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पार्ट बी, इट वुड बी डीम्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ इंटीमेशन फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद ही इंटीमेशन कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद कंसिडर नहीं किया जाएगा। सर इसका इफेक्टिव डेट क्या होता है, ये आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, इनफैक्ट पढ़ाया भी गया है। देखिए रिवीजन चल रहा है, रैपिड रिवीजन चल रहा है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एक बार ऑलरेडी पता है, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तब क्या लिए बहुत यूजफुल होगा, वरना वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं है। इफेक्टिव डेट कब से, इफेक्टिव डेट कब से, कॉम्पोजिशन स्कीम इफेक्टिव कब से होगा, अगर आप एज अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन जा रहे हो तो इन दैट केस याद रखिएगा 30 डेज वाला एप्लीकेबिलिटी प्रोविजन होता है। अगर आप विद इन 30 डेज आपने एप्लीकेशन कर दिया फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी तो आपका इफेक्टिव डेट हो जाएगा डेट ऑफ लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप 30 डेज के अंदर अप्लाई नहीं किए तो आपका इफेक्टिव डेट हो जाएगा जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया वो आपका इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर आप स्विच ओवर कर रहे हो, करेंटली आप नॉर्मल स्कीम में हो, अब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो, तो यहां पे आपको CMP 2 में गवर्नमेंट को साल चालू होने के पहले इंटीमेट करना पड़ेगा कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हो, यानी स्विच करना चाहते हो। तो गाइस आप स्विच करना चाहते हो, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में स्विच करना चाहते हो ना, तो बट वैसे ITC में आपको पढ़ाया गया था कि आपको ITC का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ITC 3 फाइल करना पड़ेगा। आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो स्टॉक आपका कॉम्पोजिशन स्कीम में उठ के जा रहा है, जिस पर आपने क्रेडिट ले लिया है, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा ITC 3 में विद इन 90 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और इस केस में आपका कॉम्पोजिशन स्कीम इफेक्टिव कब से होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है सर, ये याद रखिएगा। एक बार अगर मान लीजिए एक प्लेस ऑफ बिजनेस में, एक स्टेट में अगर आपने इंटीमेशन फाइल कर दिया तो बाद बाकी ऑटोमेटिकली बाकी सारे स्टेट्स में भी डीम्ड मान लिया जाएगा। सर ऐसा क्या लॉजिक है, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको पढ़ाया गया था कि एक जगह अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिए एक स्टेट में, तो आप ही का रजिस्ट्रेशन इन अनदर स्टेट इन द सेम पैन नंबर डीम्ड टू बी कॉम्पोजिशन स्कीम, वो uniformly it has to be adopted by all the registered persons in the same PAN number. It cannot be कि एक स्टेट में आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो बट उसी पैन में दूसरा स्टेट में कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज टू बी यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड बाय ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन इन द सेम पैन नंबर, ये आपको याद रखना है। सर कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस कुछ है, आप CTP नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल नहीं हो सकते। जो भी गुड्स आपके पास है, जो स्टॉक में, अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदे हो, तो अगर आप परचेस करते हो तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा सेक्शन 94 में, जो कि खाली नोटिफाइड सप्लाईज के लिए एप्लीकेबल है कि जब प्रमोटर सीमेंट परचेस करते हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर से या कैपिटल गुड्स परचेस करते हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, और बाकी कुछ केसेस भी है जहां पे
9394 एप्लीकेबल हो जाता है। रिवर्स चार्ज टैक्स देना पड़ेगा सेक्शन 9394 में। रिवर्स चार्ज से आप मुक्त नहीं हो सकते, चाहे वो 5% हो, 12% हो, 18% हो, 28% हो। और आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते नोटिफाइड गुड्स का, आइसक्रीम, पान मसाला, रेटेड वाटर, टोबैको, ठीक है, ये याद रखना है अपने को, ये याद रखना है। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन में अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो तो आपके बिल ऑफ सप्लाई में लिखा होना चाहिए कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, और आपके बिल ऑफ सप्लाई में ऊपर में लिखा होना चाहिए ही शैल मेंशन दी वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, वो डिस्प्ले करना पड़ेगा उसको रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस में, ठीक है, ये याद रखना है। कॉम्पोजिशन स्कीम कब तक वैलिड है? जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर करंट ईयर में एक्सीड नहीं कर जाता 1.5 करोड़ इन केस ऑफ 10(1) और 75 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और 50 लाख इन केस ऑफ 10(2) है, तब तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए वैलिड हो। उसके बाद रिमाइंडर ईयर के लिए आप एप्लीकेबल नहीं होंगे जब आपका टर्नओवर क्रॉस कर रहा है। रेट्रोस्पेक्टिवली कभी मत सोचना कि रेट्रोस्पेक्टिवली आपका कॉम्पोजिशन स्कीम इनवैलिड हो जाएगा। सर इसके कुछ इंटीमेशंस आपको देने पड़ते हैं। CMP 1 मैंने करा दिया, CMP 2 करा दिया, CMP 3 करा दिया। अब जब मान लीजिए आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से विड्रॉ होना है बिकॉज आपने कुछ ऐसा आपके पास इवेंट हो गया कि जिससे आपका कॉम्पोजिशन स्कीम इनवैलिड हो रहा है, आपने 10(2) का कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई कंडीशन वायलेट कर दिया, ऐसा कुछ है, तो इन दैट के 7 डेज के अंदर अंदर CMP 4 आपको फाइल करना पड़ेगा ऑफ द चेंज ऑफ द इवेंट। 7 डेज के अंदर अंदर आप CMP 4 फाइल कर सकते हो। उसके साथ साथ याद रखिएगा अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम से विड्रॉ कर रहे हो तो उल्टा होता है। कैसे? यहाँ पे आपका ITC आपको मिलने वाला है ITC 3। जब आप स्विच ओवर कर रहे थे नॉर्मल से कॉम्पोजिशन तो आप ITC 3 फाइल करते थे, यहां से आप कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में आ रहे हो तो आपको ITC 1 फाइल करना पड़ेगा और 30 डेज के अंदर अंदर और आपको ITC 1 फाइल करना पड़ेगा। और यहां पर आप पूरा का पूरा स्टॉक डिटेल्स दोगे जिसमें आपको क्रेडिट अब मिलने वाला, बिकॉज कॉम्पिटिशन में जब आप खरीदे थे आप क्रेडिट नहीं लिए थे उस चीज का, बिकॉज कॉम्पिटिशन स्कीम आप क्रेडिट नहीं ले सकते, लेकिन अब आप क्योंकि विड्रॉ कर रहे हो स्कीम से तो ITC 1 में आपको फाइल करना पड़ेगा। बस इतना याद रखिएगा। सर कंपोजिशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली बाय ऑल द रजिस्टर्ड पर्संस हैविंग द सेम पैन नंबर, इट कैनॉट कलेक्ट टैक्स, दे कैनॉट एंटर इनटू क्रेडिट चेन। कुछ रेलिवेंट फॉर्म्स है, CMP 1, 2, 3 आपको पढ़ा दिया गया। 4 मैंने अभी आपको बताया, इंटीमेशन ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द स्कीम। इंटीमेशन ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द स्कीम, अगर हम स्कीम विड्रॉ करना चाहते हो 7 डेज के अंदर CMP 4 फाइल करना है। फिर क्या होता है, प्रॉपर ऑफिसर के पास भी पावर है कि मान लीजिए उसको लगा कि तुमने इंटरस्टेट आउटपुट सप्लाई कर दिया या तुमने क्रेडिट ले लिया या तुमने कम टैक्स दिया, तो प्रॉपर ऑफिसर भी आपको एक शो कॉज नोटिस दे सकता है CMP 5 में, जहां पे वो आपसे पूछेगा कि बताओ मैं तुम्हारा कैंसिल क्यों नहीं करूं रजिस्ट्रेशन बीइंग अ कॉम्पोजिशन स्कीम, तो फिर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा टू दैट शो कॉज नोटिस, दैट इज CMP 6। विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस आपको 15 डेज के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा टू दैट शो कॉज नोटिस। जब आप रिप्लाई कर दिए, प्रॉपर ऑफिसर CMP 7 में फाइनल ऑर्डर पास कर देगा जहां पे वो आपको ऑर्डर इशू कर देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए कि आपको रजिस्ट्रेशन इंटैक्ट रहना चाहिए। 30 डेज का उसका टाइम है, उसको CMP 7 का ऑर्डर पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट है CMP 8, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपको क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है, पेमेंट जो आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, डिस्क्लोजिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स यू हैव पेड along with the payment made, आपको CMP 8 भी फाइल करना पड़ेगा क्वार्टरली टिल द 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 10(5). अगर टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपने गलत वे में कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल किया है, आपको नहीं क्लेम करना चाहिए था, आप एलिजिबल नहीं हो, फिर भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहे, तो आपके ऊपर डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन 73, 74 का स्टार्ट हो जाएगा और आपके ऊपर नॉर्मल पेनल्टी का प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएगा। आपके ऊपर नॉर्मल पेनल्टी का प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर शॉर्ट रिविजन ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। एज आई told you is a rapid revision, and definitely I request all my students to please follow this videos rigorously. Also you can share these videos with all your friends so that they can also understand the importance of the rapid revision. एक short आपको एक overview दिया जा सकता है, अभी आपके पास डेफिनेटली टाइम नहीं है कि एक एक टॉपिक एकदम डिटेल में आपको पढ़ाया जाए, ठीक है, तो इट्स अ रैपिड रिवीजन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कॉम्पोजिशन स्कीम। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन so that you can get more and more videos at the earliest so that your exams goes very nicely, sir. ठीक है, thank you so much. Yes, admissions are still going on for CMA final IDT. Students can take, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा दिया हुआ है, तो लुफ्त उठाइए।